मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान और अमेरिका ने इसके ऊपर दस्तखत कर दी। मुआहिदा करके नेतन्याहू और ट्रंप अगर ये कहा जाए कि बुरी तरह फंस चुके हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ईरान ने दोनों को चारों शाने चित कर दिया है। जंगें सिर्फ मैदान जंग में जीती नहीं जाती, असल कामयाबी आपको तब मिलेगी जब आप अपने सियासी मकासद भी हासिल कर लें। अगर इसराइल इतना ही कामयाब था तो फिर आखिरकार उसे मुआहदे की जरूरत क्यों पेश आई? इसराइल है जिसे बड़ी चालाकी के साथ अपना शातिरपन दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया इस जंग को इनिशिएट करने के लिए। वो जंग करते हैं, 5 दिन के बाद उनके होश ठिकाने आ गए कि भाई हम इस जंग को नहीं जीत सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान और अमेरिका ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए। जिस तरह ही दस्तखत हुए, जिसे बाज़ लोग मुआहदे का नाम भी दे रहे, याद रखिएगा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि एक विश लिस्ट है ईरान की और दूसरी तरफ अमेरिका की, जिसके ऊपर दोनों तरफ से इत्तफाक किया गया कि हम इन तमाम नकात के ऊपर बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं और 60 दिन के अंदर ये फैसला होगा कि वो नकात जो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी विश लिस्ट के अंदर रखे गए वो क्या हैं और दोनों तरफ से किस किस्म का रिएक्शन दिया जाता है। और अगर कामयाबी नहीं हुई तो दोबारा ईरान के ऊपर हमले दोस्तों किए जा सकते हैं। मुआहिदा करके नेतन्याहू और ट्रंप अगर ये कहा जाए कि बुरी तरह फंस चुके हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ईरान ने दोनों को चारों शाने चित कर दिया है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देने में कामयाब हो गया? क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके नताइज आने वाले कई बरसों तक मशरिक़ वुस्ता की सियासत पर आपको नजर आएंगे? और क्या वो जंग जिसे इसराइल और अमेरिका अपनी फतह समझ रहे थे दर हकीकत एक बड़े स्ट्रेटेजिक नुकसान में तब्दील हो चुकी है? दोस्तों, इसराइल और अमेरिका ने मैदान जंग में बहुत सी कामयाबियां हासिल की, आपको लग ऐसा रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जंगें सिर्फ मैदान जंग में जीती नहीं जाती, असल कामयाबी आपको तब मिलेगी जब आप अपने सियासी मकासद भी हासिल कर लें। वहाँ पे रजीम चेंज हो जाए, वहाँ पे एक नई हुकूमत आ जाए, वहाँ पर नए ख्याल लोग आपके सामने हों और आप उनसे डील करें। हो या यहाँ पे ये रहा है कि आपने ईरान के ऊपर तो हमला किया लेकिन आप रजीम चेंज नहीं कर सके, हुकूमत को आप तब्दील नहीं कर सके और ना ही आपने जो सियासी मकासद थे वो इस महाज से हासिल किए। दोस्तों, गुज़श्ता 2 बरसों पर अगर आप नज़र डालें तो इसराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए, कई अहम कमांडर्स को निशाना बनाया और ईरान के इलाकाई और असर रसूख को महदूद करने की कोशिश की। अमेरिका ने भी इसराइल की भरपूर मदद की, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को बड़ी हद तक नाकाम बनाया। दुनिया भर में ये तासुर पैदा हुआ कि ईरान और उसके इत्तेहादी शदीद दबाव में है और इसराइल पहली बार पूरे खित्ते में फैसला कुन बरतरी हासिल कर चुका है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर इसराइल इतना ही कामयाब था तो फिर आखिरकार उसे मुआहदे की ज़रूरत क्यों पेश आई? जंग का मकसद सिर्फ दुश्मन को नुकसान पहुंचाना नहीं होता बल्कि उसे अपनी शराइत तस्लीम करने पर मजबूर करना होता है। अगर दुश्मन मुकम्मल तौर पर आपकी शराइत कबूल ना करे तो अस्करी कामयाबियां सियासी कामयाबी में तब्दील नहीं होती। हालिया मुआहदे के नतीजे में ईरान को मुआशी रिलीफ मिला, इसके मुजमद एहसासों तक रसाई के इम्कान पैदा हुए और इस पर मौजूद कई जो दबाव थे वो कम हुए। यानी ये विन विन सिचुएशन अगर देखी जाए तो वो ईरान की है, अमेरिका की नहीं है। और सबसे बड़ा लूजर इसमें कौन था? यानी धोखेबाज, चालाक अगर किसे कहा जाए तो वो नेतन्याहू है, इसराइल है जिसे बड़ी चालाकी के साथ अपना शातिरपन दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया इस जंग को इनिशिएट करने के लिए। वो जंग करते हैं, 5 दिन के बाद उनके होश ठिकाने आ गए कि भाई हम इस जंग को नहीं जीत सकते। दोस्तों, जंग आपने की, ख़त्म ईरान ने की और ख़त्म इस तनाजुर में हुई कि हम मेज़ पर बैठकर बातचीत करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये जंग जीतना और उसे नज़र आ गया था कि हम अब शायद ये जंग नहीं जीत सकते और जब आप जंग जीत नहीं सकते तो फिर आप हमला क्यों करते हैं। दोस्तों, लिबनान में जंग बंदी और सफारती इक़दामात ने इस तंजीम को सांस लेने का मौका फराहम कर दिया और ऑब्वियसली दूसरी तरफ की जो डेवलपमेंट्स है यानी हिजबुल्लाह को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया आप लोगों ने। आप ये बार बार कहते हैं कि हम ख़त्म कर देंगे और हम कामयाबियां समेट रहे हैं। हमने बहुत सारा लिबनान के अंदर जो हिस्सा था उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन हिजबुल्लाह आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। आप क़यादत को शहीद कर देते हैं, इसके बावजूद मकासद नहीं ख़त्म हो रहे। दोस्तों, यहाँ पे ना एक अहम नुक्ता जो समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के ताकतवर तरीन फ़ौज भी हर मसला हल नहीं कर सकती।
امریکہ نے افغانستان میں طالبان حکومت کرا دی، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی، لیکن طالبان مکمل طور پہ کیا ختم ہوئے؟ آپ اپنے ہاتھوں سے طالبان کو حکومت دے کر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، اور اتنی جلدی تھی آپ کو کہ آپ نے افغانستان کے اندر اپنی مرضی کی حکومت بھی نہیں بنا سکے، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لا سکے، نہ اپنی پراکسی حکومت بنا سکے، نہ آپ نے کٹ پتلی حکومت کھڑی کی۔ آپ نے کیا آپ گئے 20 سال آپ نے وہاں پہ حملے کیے، یعنی افغانستان جیسا ملک، پتھروں کے علاوہ آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا، وہاں پہ گولی ہے یا پتھر ہے یا آپ کو وہاں پہ طالبان ملیں گے، ایسے ملک کو بھی آپ اپنے قبضے میں نہیں لے سکے۔ دوستو، امریکہ نے عراق میں صدام حسین کو ہٹا دیا، لیکن اس کے بعد کئی سال تک مزاحمت جاری رہی۔ اسی طرح اسرائیل بھی اپنے دشمنوں کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے، لیکن انہیں مکمل طور پہ ختم کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1864 آپ کو یاد ہوگا، 1857 پاکستان جہاں پہ، اور بھارت اور پھر بنگلہ دیش، یہ جو خطہ ہے، یہاں پر ایک آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ وہ تحریک کیا تھی کہ ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کریں گے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی، اس کو باقاعدہ ہی نام دیا جاتا ہے، تیاری نہیں تھی اور میوٹنی ہو گئی، اور پھر اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا گیا، لیکن آپ آزادی کی تحریک کو ختم نہیں کر سکے۔ اور پھر ہم نے 1947 میں ملک بنتے ہوئے دیکھے دو۔ تو یہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو نا، یعنی ایک ایسی طاقت جس کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، برطانیہ۔ بچپن میں میرے نانا اللہ جنت نصیب کرے وہ بتایا کرتے تھے نا کہ انگریز کی حکومت پتر اینی سی کہ سورج غروب نہیں ہوتا سی، تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ بعد یہ کہنے کا کیا مطلب ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ جو سمجھانا چاہ رہی ہیں اصل میں ہے کیا، کہ ایک ایسی سلطنت ہے، یعنی ایک ایسا دیس ہے جہاں پہ سورج غروب نہیں ہو رہا، یعنی رات نہیں ہو رہی۔ وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک انگریز کی حکومت تھی، اس انگریز کی حکومت کو بھی گھٹنوں پر آنا پڑا۔ یعنی جنگ کسی بھی مسئلے کا کبھی بھی کوئی حل نہیں ہوتا unless and until آپ وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم اپنا انٹروڈیوس کروا دیں اور ایک گورنمنٹ بنا دیں۔ تو دوستو، یہ دنیا کی ایسی مثالیں ہیں جو شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑھی ہوں گی یا اسے کسی نے ترجمان نے سمجھا نہیں تھا۔ 18 ایجنسیز تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا رہی تھی کہ آپ حملہ مت کیجیے گا، لیکن وہ حالات کیا تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دوستو، یہی وہ حقیقت ہے جسے واشنگٹن اور تل ابیب اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ ہر کامیابی کے بعد یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگلا ہدف بھی آسانی سے حاصل کر لیا جائے گا، لیکن تاریخ بار بار ثابت کرتی ہے کہ فوجی طاقت کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ اور دوستو، دنیا میں بڑی سے بڑی فوجی طاقت رکھنے والا ملک وہ یہ جانتا ہے کہ ان کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے، اس کی ایک حد موجود ہے، مگر اکثر انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ حد کہاں ختم ہوتی ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو شاید اسی غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ ان دونوں رہنماؤں نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایران کو مزید دباؤ میں لا کر اپنی تمام شرائط منوائی جا سکتی ہیں۔ ایک بات آپ نے اور بھی یاد رکھنی ہے کہ جب فضائی حملے کیے جاتے ہیں نا، تو یہ حملے کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ماڈرن وارفیئر ہے کیا؟ آپ نے میزائل چلائے، یہاں پہ 800 سے زائد یعنی 1000 سے زائد ٹوماہاک میزائل آپ چلا چکے ہیں۔ تو ان میزائلوں کا مقصد کیا تھا؟ اپنے ملک میں بیٹھ کر یا کسی کرائے کی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے حملے کیے، پراکسی وار، پراکسی میدان سے آپ بھی حملے کر رہے ہیں، جیسے کہ آذربائیجان میں بھی اور عراق کے اندر بھی 2 بیسز انہوں نے ڈسکور کی۔ تو آپ حملہ کرتے ہیں، جب تک آپ اپنی فوجوں کو اس ملک میں نہیں اتارتے، جنگ کا حتمی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ لیئر جو ہے نا ڈیفنس کی، یہ بہت امپورٹنٹ لیئر ہے۔ اٹیکنگ اسٹریٹجی کے اندر بھی لیئر بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو انسٹیبل کسی ملک کو کرنا اور وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت بنانا تو یہ انٹرنل سٹرکچر سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب تک آپ فضائی حملے کرتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ حملہ کریں، آپ نکل گئے، آپ کی اپنی وہاں پر جو فزیکل پریزنس ہے وہ نہیں ہے، فضاؤں پہ آپ نے حملہ کنٹرول کر لیا، جیسا کہ پیٹ ہیگسیت کہتا ہے، اس سے کسی بھی حکومت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک بوٹس آن گراؤنڈ آپ کو دوستوں نظر نہیں آئیں گے۔ تو دوستوں، ان دونوں کی غلط فہمی تھی۔ نیتن یاہو اور امریکہ مل کر حملہ کرتے ہیں، لیکن آج ان کے حال یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے، دونوں ایک دوسرے کو کھری کھری سنا رہے ہیں۔ کوئی بیوی کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، اب تو جے ڈیفنس نے بھی گفتگو جو شروع کر دی، میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ دوستو، حقیقت اس کے بالکل برعکس آپ کو نظر آئے گی۔ ایران کمزور ضرور ہوا مگر مکمل طور پہ جھکا نہیں، اور اسی لیے آخرکار مذاکرات اور سمجھوتے کی راہ اختیار اس کو کرنا پڑی۔ اور یہاں سابق امریکی صدور کا بھی میں ذکر کر دوں اور کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی جو پریزیڈنٹس تھے انہوں نے امریکن پالیسی کو اور امریکن اجارہ داری کو کس طرح سے کنٹرول کیا یا اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے۔ جارج بش نے طاقت کے ذریعے مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی،
बराक ओबामा ने मुज़ाकरात और जोरी मुआहदे का रास्ता इख्तियार किया। जब किसी दुश्मन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना हो ना और मुमकिन ना हो तो फिर किसी न किसी मरहले पर मुज़ाकरात नागुज़ीर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले जंग छेड़ दें और बाद में कमज़ोर पोजीशन में मुज़ाकरात करें तो नतीजा पहले से भी कमज़ोर मुआहदे की सूरत में निकल सकता है। ऐसे ही हुआ ना, डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन क्या थी, आज क्या है। वो ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इनके इत्तेहादियों का या इस काबीना में शामिल लोगों का ये मानना है कि हम मिसाइलों के ज़रिए मुज़ाकरात करते हैं। पीट हेगसेथ की स्टेटमेंट थी कि हम मिसाइलों के ज़रिए अपने दुश्मनों को मेज़ पर लाकर बैठाते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर, और ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी चली नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ट्रंप और नेतन्याहू ने एक तारीखी मौका ज़ाया कर दिया? क्या वो एक महदूद कामयाबी को बड़ी फतह में तब्दील करने की कोशिश में हद से आगे निकल गए, या फिर ये मुआहिदा महज एक आर्जी वक्फा है और खित्ते में ताकत की कशमकश दोबारा शिद्दत इख्तियार करेगी? दोस्तों इस वक्त यही वो सवालात हैं जिन पर वाशिंगटन, टेल अवीव, तेहरान और पूरी दुनिया में बहस जारी है, और आने वाले महीनों में फैसला इस बात का हो जाएगा और तारीख इस मरहले को ईरान की कामयाबी करार देती है, और डोनाल्ड ट्रंप कहाँ स्टैंड करेंगे ये भी फैसला हो जाएगा, और फिर या अमेरिका और इसराइल की एक नई हिकमत अमली का आगाज़ होगा, ये भी फैसला हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मशरिक़ वस्ता की ताकत की बसात पर खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शायद एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको आखिर में एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी बता दूँ कि ईरान का मीडिया ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर मुल्क के रहबर आला मुश्तबा खामनाई से मंसूब एक बयान नशर करता है। इस पैगाम के मतन के मुताबिक ईरानी रहबर आला ने इस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी थी, ताहम उन्होंने ये भी कहा था कि सदर मसूद पशकान ने उन्हें बताया कि अगर अमेरिका हद से ज़्यादा मुतालबात करेगा तो वो इसे किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस पैगाम के मतन के मुताबिक ईरानी रहबर आला ने इस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी थी, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि सदर मसूद पशकान ने उन्हें बताया कि अगर अमेरिका हद से ज़्यादा मुतालबात करेगा तो वो इसे किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। दोस्तों अपने इसी पैगाम में खामनाई ने बिलवास्ता तौर पर ईरानी और अमेरिकी हुकाम के दरमियान बहरास्त मुज़ाकरात की इजाज़त भी दी और कहा कि आइंदा होने वाले मुज़ाकरात बहरास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करना बल्कि अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखना है। दोस्तों मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने लिखा कि आज अमेरिकी अफवाज ने सदर की हिदायत के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों में दाखिल होने और निकलने वाले तमाम समुद्री जहाज़ों पर आयद नाकाबंदी को ख़त्म कर दिया। अमरीकी अफवाज खलीज फारस और खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों तक ये वहाँ से आने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत नहीं करेंगे और अमरीकी फ़ौज की जानिब से नाफिज करदा तमाम बहरी नाकाबंदी के इक़दाम ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो सुज़ाहम सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि उनके बहरी जहाज़ इस इलाके में मौजूद रहेंगे ताकि मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद और पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। और दोस्तों आपको आखिर में खबर ये दें कि सदर ट्रंप तो नहीं बोले, आखिरकार जेडी वेंस बोल पड़े और खूब बोले और उन्होंने खूब तरीके से नेतन्याहू को जवाब दिया। एक सहाफ़ी ने जेडी वेंस से इस बारे में पूछा कि अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सेस के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर शदीद बरहम है। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि ये बात नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत की अक्कासी नहीं करती। ताहम उन्होंने मजीद ये कहा कि जिस चीज़ से उन्हें वाकई परेशानी होती है वो इसराइली काबीना के अरकान की जानिब से इस मुआहदे और ट्रंप पर तनकीद है। उनके मुताबिक उनके लिए उनका पैगाम ये है कि ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं जो इसराइली कौम के साथ हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने इख्तिताम पर कहा कि ट्रंप इसराइल के लिए कोई मसला नहीं, इसराइल में जो कोई ये समझता है कि उन्हें मुल्क को दरपेश हकीकत को समझना चाहिए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का ये भी कहना था कि अमेरिका की तरफ से ईरान को कोई माली मदद फराहम नहीं की जाएगी, जबकि ईरान को सिर्फ इसी सूरत माली फ़वाइद हासिल हो सकेंगे अगर वो मफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल करता। मफाहमती याददाश्त में ईरान के लिए $300 अरब फ़ंड का हवाला देते हुए जेडी वेंस ने यह भी कहा कि ईरान को इसी सूरत रकम तक रसाई मिलेगी अगर वो शराइत पर अमल करे। उन्होंने ये बात दोहराई कि यह रकम अमेरिका की जानिब से अदा नहीं की जाएगी। खलीजी अरब रियासतें इस मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम कर रही हैं, वो इसे खित्ते के लिए इनकलाबी करार दे रही हैं। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि तकनीकी सतह की बातचीत के लिए 60 रोज़ का वक्त शुरू हो चुका है और उनके मुताबिक अमेरिका ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के निज़ाम तबाह कर दिए। हमें तवक्को है कि मुआहदे के तहत ईरान ऐसे हथियार नहीं बना सकेगा जो खित्ते को ख़तरात लाहक हों। जिससे अमेरिकी नायब सदर ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी की मावनत ना करे। खैर ये तो बातें हैं जी, इनके क्लेम्स हैं,
لیکن جو اگلی بات ہے وہ اہم ہے کہ جو میڈ ان یو ایس اے بام ہے وہ یاد رکھو وہ ہم نے تمہیں دیے، یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے تمہیں دیے گئے، اور یہ پیغام انہوں نے نیتن یاہو کو براہ راست دیا۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور جمعے کو ہونے والی یعنی آج ایک جو تقریب تھی اس کے انعقاد کے بارے میں ابھی غیر یقینی صورتحال ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوگا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریب مکمل طور پہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا، لیکن ابھی تک کوئی فائنل خبر نہیں آئی۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم ضرور دیں گے۔ ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔